सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये रहेगा भारत में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जो होते हैं ये किसी भी देश के लिए एक आर्थिक और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बहुत जो महत्वपूर्ण ये संसाधन होते हैं, क्योंकि इन खनिजों की बदौलत ही उस क्षेत्र में उद्योगों की उत्पत्ति होती है और उद्योगों का विकास होता है। और औद्योगिक विकास ही नए दौर की जो क्रांति रही है, यही औद्योगिक क्रांति में हमने देखा है। तो औद्योगिक क्रांति भी वहाँ सफल होती है जहाँ उद्योगों के लिए हमें खनिज मिलेंगे, और खनिज मिलेंगे तो उसके आसपास उद्योग होंगे, उद्योगों से रोज़गार बनेगा और रोज़गार के साथ साथ उस देश की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। तो ध्यान रखिएगा, खनिज संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत में खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार के खनिजों को निकाला जाता है। देखो, अगर हम बात करें विश्व की या पूरे मानव सभ्यता की बात करें कि मानव ने आज तक कितने खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तो वो रहेगा 1600 प्रकार के खनिज। ध्यान रखिएगा, 1600 प्रकार के खनिजों के बारे में मानव जानता है। बस इतना होता है कि हम उन सब का उत्खनन नहीं करते, या होता है कि वो हमारे पास में नहीं है, किसी और देश में हो, कहीं पे भी हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की बात करते हैं तो भारत में 1947 के अंदर अगर बात की जाए तो 22 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता था। 22 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता था। और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में हमारे 125 प्रकार के खनिजों का जो है खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है भारत के अंदर। तो अभी भी हम 125 खनिजों का ही उत्खनन कर रहे हैं, इसकी खुदाई कर रहे हैं। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो बहुत ही अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, जिनका खनन करना बहुत महंगा कार्य होता है। तो इसीलिए कुछ खनिज तो बहुत नीचे भंडार होते हैं, भूगर्भ में होते हैं, इसलिए उनका खनन हो भी नहीं पाता। तो इस प्रकार से हमारे देश में 125 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। और इसमें से 35 जो खनिज हैं, 35 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सामान्य चर्चा सुनी होती है। उन खनिजों के बारे में उनके नाम आप जानते हैं। यदि उसका नाम लिया जाता है तो आपके सामने, आपके दिमाग में उसका चित्र जरूर बनेगा कि हाँ, ये मेरा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो यानी ये जो 35 प्रकार के खनिज हैं, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब मैंने बीच में दो शब्दों के नाम लिए हैं। जैसे एक शब्द मैंने नाम लिया उत्खनन, उत्खनन की बात की, और एक बात की खनन की। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आपने खनन, उत्खनन दोनों के बारे में सुना हुआ है। आपको यही लगता है कि दोनों का मतलब खुदाई होता है, तो हाँ, बिल्कुल दोनों का मतलब खुदाई होता है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिएगा जरा, अगर हम पृथ्वी की ऊपरी परत में खुदाई करते हैं तो उसे हम उत्खनन कहेंगे। और यदि हम इसकी निचली परत यानी कि नीचे गहराई में जाते हैं तो इसे हम खनन कहेंगे। क्लियर है? अब आपके पास में नीचे, ठीक है। अगर ऊपरी परत की खुदाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है, जो हमारा स्थल मंडल है, ये 3 परतों से मिलकर के बना है, सियाल, सीमा और निफे, है ना, इस प्रकार से। और इसके अलावा भी अगर हम इसको आगे देखते हैं तो हम भौतिक भूगोल में मैंने आपको करवा दिया है, पीछे वीडियो बन चुकी हैं, आगे भी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनके बारे में हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार से ऊपरी परत की हम अगर करेंगे तो उसे उत्खनन कहेंगे, और यदि हम गहराई में जाएंगे तो उसे हम खनन कहेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ये तो होगी बात इन दोनों शब्दों की। अब आप समझ चुके हैं कि अब हमें
जो खनिज संसाधन है उसके लिए किस वर्ड का प्रयोग करना है, खनन वर्ड का प्रयोग करना है, शब्द का प्रयोग करना है। उत्खनन कार्य जो होता है ये पिछली सभ्यताओं को खोजने के लिए होता है, क्योंकि सभ्यताएं जो होती हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं, वो ऊपर ही हमें मिलती हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए ज़रा, हम इन खनिजों के, जो हमारे खनिज हैं, इन खनिजों को हम अलग अलग भागों में बांटने वाले हैं। तो देखिए ज़रा, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, खनिजों के प्रकार, खनिजों के प्रकार। देखिए एक होता है हमारे पास में धात्विक खनिज, धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ईंधन खनिज होते हैं, ईंधन खनिज होते हैं, ईंधन खनिज होंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए कि जो धात्विक खनिज हैं, धात्विक खनिज, इसमें दो प्रकार के होते हैं कि लोह धातु वाले, यानी लोह खनिज, लोह धातु वाले है ना, धातु कहलाएगी यहाँ पे, जिसमें लोह धातु का अंश पाया जाता है, लोह धातु। और दूसरा रहेगा अलोह धातु, अलोह धातु, यानी धात्विक का मतलब उसमें धातु होगी। और कौन सी धातु होगी? अगर लोह धातु होगी तो हम उसे लोह धात्विक खनिजों में रखेंगे, और लोह धातु नहीं होगी तो हम उसे अलोह धात्विक खनिजों में रखेंगे। अधात्विक, जिसके अंदर धातु नहीं होगी, तो उसे आप वैसे भी समझ जाएंगे, जब अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। खनिज ईंधन, खनिज ईंधन की बारे में बात करते हैं, ईंधन खनिजों के बारे में बात करें। जैसे ईंधन यानी कि शक्ति हमें मिलेगी, तो देखिए शक्ति, इसमें भी हम दो प्रकार के देखते हैं। एक हमें मिलेगी यहाँ पे जीवाश्म खनिज मिलेंगे, और एक हमें यहाँ पे मिलेंगे अणुशक्ति के खनिज। देखिए पहले तो आप इस प्रकार से, इस तरीके से समझिए, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। ठीक है, धात्विक के 2 हिस्से हो जाते हैं और ईंधन खनिज के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। उसके बाद में जो बचेगा वो अधात्विक खनिजों में आ जाता है। ओके, अब देखिए, अब इन्हीं चीज़ों को मैं आगे जोड़ने वाला हूँ चट्टानों के साथ में। तो थोड़ा सा हम चट्टानों को भी देख लेते हैं कि जो चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की। एक होती है हमारे पास में आग्नेय चट्टानें, आग्नेय, एक होती हैं अवसादी, और तीसरी होती हैं कायांतरित चट्टानें। देखो 3 प्रकार की चट्टानें यहाँ पे हमें मिलती हैं। अब देखो आग्नेय चट्टानें जो है ना, इन्हें समझना बहुत आसान है। आपने पढ़ा है पिछली क्लासों के अंदर, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है चट्टानों के बारे में, लेकिन आपको अच्छी तरीके से याद नहीं रहा उस समय। कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका जो माइंड है थोड़ा वाइड हो चुका है, अब आप उसमें संग्रहण कर सकते हैं बहुत बातों का। लेकिन इन सब बातों को आप तभी संग्रहण कर सकते हैं, तभी आप स्टोर कर सकते हैं, जब आप इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ना सीख जाएंगे। तो देखिए जितनी भी बातें हम आगे, जितने भी टॉपिक कर रहे हैं, मैंने आपको भौतिक प्रदेश करवाते समय ही बता दिया था कि हम जो भी टॉपिक आगे करेंगे इसके बाद, उसका संबंध भौतिक प्रदेशों से रहेगा ही रहेगा। क्लियर। तो मैंने भौतिक प्रदेशों के समय भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पर हमने बहुत प्रकार की चट्टानों को देखा था। तो अगर आपको ये याद है कि भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें कौन सा खनिज कहाँ पर सर्वाधिक मिल सकता है। ठीक है, तो बने रहिएगा साथ में। और अगर वीडियो आपने वो नहीं देखी है भौतिक प्रदेशों वाली, तो अच्छी तरीके से उनको भी देख लीजिएगा। और मैं फ़िलहाल इस वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। देखिए ज़रा, आग्नेय जो चट्टानें हैं हमारे पास में, आग्नेय, इसका है अग्नि, यानी अग्नि, इसके अंदर क्या शब्द छुपा हुआ है? अग्नि शब्द छुपा हुआ है। अग्नि का मतलब आग, और आग कहाँ से निकलती है? आग अगर देखें तो ज्वालामुखी से आग उत्पन्न होती है। तो ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी से जो निकलने वाली चट्टानें हैं, ज्वालामुखी के उद्गार से जिन चट्टानों की उत्पत्ति होगी वो क्या कहलाएंगी? आग्नेय चट्टानें कहलाएंगी। अवसादी चट्टानें कि अवसाद क्या होता है? देखो कोई अपने सफाई करते हैं घर की, तो घर की सफाई करते हैं जब हम
झाड़ू से एक कूड़ा करकट जो है उसको लेके जाते हैं आगे, तो उस समय उस स्थान का अपर्दन हो रहा होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? अपर्दन होता है। तो अपर्दन हमने किया, यानी कि झाड़ू लगाई तो उससे क्या किया, उस मिट्टी का अपर्दन हुआ और वो मिट्टी हमारे साथ में आगे चली गई। अब जहाँ जाकर के हम इस मिट्टी को छोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो वहाँ उस मिट्टी का क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। तो दो क्रियाएं होती हैं, एक अपर्दन होता है और एक निक्षेपण होता है। तो आपने एक जगह से उठाया तो यहाँ से अपर्दन किया, जहाँ जाकर के आपने छोड़ा वहाँ निक्षेपण कर दिया। इसी के साथ साथ ही कि जहाँ आपने निक्षेपण किया है, यदि उसके ऊपर हर समय निक्षेपण होता रहे तो वो कहलाएगा अवसाद। जैसे एक हर गांव के अंदर एक तालाब होता है, उस तालाब के पास में अवसाद पड़ा होता है, तो वो चीज़ जो होती है ना, उसे हम निक्षेपण नहीं, उसे हम अवसाद कहेंगे। क्या कहेंगे? अवसाद। क्योंकि जो अवशिष्ट जो पहले से छोड़ दिया गया है तो वो अवसाद कहलाता है। तो अवसाद जो है ना, अब इसका मतलब जो पहले हमने ले जाकर छोड़ा और फिर उसके ऊपर और डाल दिया, और डालते गए, इस प्रकार से डालते गए तो जो नीचे दबा हुआ है ना वो धीरे धीरे गलना शुरू होगा। तो नीचे गलना शुरू होगा तो उससे भी क्या होगा, अलग अलग परतों का, यानी ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये कैसी होती हैं? परतदार। आप खुद ही देखो, आइडिया लगा सकते हो कि पहले हमने एक फेंका, वो जम गया वहाँ पे, उसके ऊपर और डाल दिया हमने तो वो भी क्या हो गया? एक परत के अनुसार उसको कवर कर लिया उसने, फिर और डाल दिया। तो इस प्रकार से उसमें क्या बन जाती हैं? परतें बनती हैं। तो आग्नेय जो अवसादी चट्टानें होती हैं ये परतदार चट्टानें होती हैं, और जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ना, ये छिद्र वाली होती है, रंध्र युक्त चट्टानें होती हैं, जिसमें मतलब अगर आप देखो जैसे रुई है, रुई, ठीक है ना, तो रुई को अगर आप इकट्ठा करोगे तो उसके अंदर मतलब कि छोटे छोटे रंध्र छिद्र होते हैं। तो इस प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं। हालांकि वो इतनी मुलायम नहीं होती, वो ज़्यादा सख्त होती हैं, क्योंकि वो किससे बनी है? ज्वालामुखी की आग से, जलती हुई आग से वो बाहर आकर के इकट्ठी होगी। और जब उसमें से आग ठंडी होगी, देखो आप देखते हैं कि कोयला ठंडा होता है, तो कोयला जब ठंडा होता है ना, जैसे अपन लकड़ी जलाई है, घर के अंदर चूल्हा जलाया है, तो उसमें हमने लकड़ी को जलाया था, और जब हम उसको ठंडा करते हैं, ऐसे पड़ा रहे और पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए ना, तो उसमें कटक कटक की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसमें आने लग जाती हैं। अगर आपने नहीं सुना ऐसा तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो उसमें जो आवाज़ें आती हैं वो क्या होती हैं? क्योंकि वो बीच बीच में से टूट करके उसमें से भाप निकलनी होती है, उस भाप को निकलना होता है, इसलिए उसमें क्या बन जाते हैं? रंध्र बन जाते हैं। तो आई होप कि आप इतनी बात मेरी समझ चुके होंगे। तो अवसाद, ठीक है। अब अवसादी चट्टानें तो आपको पता है कैसे बनी? निक्षेपण से बनी, निक्षेपण से बनी, ठीक है। और कायांतरित चट्टानें होती हैं जिसमें रूप परिवर्तित हो गया। अब आग्नेय चट्टानों के अंदर भी जो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, जो सेंटर में कोई भी पदार्थ है, उसका भी रूप चेंज हो जाएगा। अवसादी चट्टानें हैं जो बिल्कुल नीचे दबी हुई थी, उनका भी रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएंगी कायांतरित चट्टानें जिनका रूप परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इनको देखेंगे। अब देखिए, आपको धात्विक खनिज कहाँ से मिलेंगे? हमें बात पे यहाँ आना है। धात्विक खनिज आपको कहाँ से मिलेंगे? तो जो धात्विक खनिज हैं ये होते हैं आग्नेय चट्टानों में। धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में होते हैं धात्विक खनिज। और जो होते हैं ईंधन खनिज, ये किन में रहेंगे? अवसादी चट्टानों में प्राप्त होंगे। अवसादी चट्टानों में हमें क्या मिलेगा? ईंधन खनिजों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो अधात्विक खनिज हैं, ये जो जितने लगभग पदार्थ होते हैं ये सारे के सारे किस में मिलते हैं? कायांतरित चट्टानों के अंदर मिलते हैं, कुछ एक को छोड़ करके। उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि धात्विक खनिज हमें मिलेंगे आग्नेय चट्टानों में, क्योंकि जो धातु होती है, देखो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि लोह धातु कौन कौन सी हमारे पास में होने वाली लोह धातु। तो इसमें क्या आ जाएगा? लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल। ठीक है, निकल। ये मुख्य रूप से हमारे पास में लोह धातु इनमें लोह धातु पाई जाती है, तो ये धात्विक हो गए। अधात्विक अलोह के अंदर देखते हैं तो अलोह के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? तांबा,
सीसा जस्ता, सीसा जस्ता जो होते हैं ना, ये जुड़वा खनिज कहलाते हैं। ये जहाँ सीसा मिलेगा वहाँ जस्ता भी मिलेगा, तो सीसा जस्ता। और उन्हीं खदानों से, उन्हीं के आसपास हमें क्या मिलेगी, चांदी भी वहीं पर ही मिलेगी, चांदी। ठीक है, तो तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, तो ये सब जो है ये हमारे पास में कौन से हो गए, अहलो धातु के खनिज हो चुके हैं। अब ये लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, तांबा, सीसा, चांदी, ये सब किस में आ गए, धात्विक खनिजों में आ चुके हैं। तो धात्विक खनिज जो होते हैं ये मिलते हैं आग्नेय चट्टानों से, क्योंकि धात्विक खनिज जो है ना ये पृथ्वी के भूगर्भ में है, ये बहुत गहराई में भूगर्भ में बने हुए हैं और इनको निकालना आसान नहीं है। तो इनको कैसे निकाला जाता है या हम इनको कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये हम प्राप्त करते हैं जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी उद्गार हुए होते हैं उन क्षेत्रों से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। और जो चट्टानें बहुत पहले की बनी होती हैं, जैसे हम देख लेते हैं धारवाड़ चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, यानी धारवाड़ क्रम के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी पर्वतमालाएं बनी थी। अब उन पर्वतमालाओं के बनने जब बनी तो उनके नीचे गहराई में हमें क्या मिल सकती हैं, हमें ये धात्विक खनिज मिल सकते हैं। या तो हमें पर्वतों के नीचे मिलेंगे, जो पर्वत अवशिष्ट पर्वत हैं जो बहुत पुराने बने हुए हैं उनके नीचे मिलेंगे, और या फिर हमें ज्वालामुखी के क्षेत्र में मिलेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी से वो आग्नेय चट्टानें, जब ज्वालामुखी का लावा एक उस नली से बाहर आता है तो वो अपने आसपास की, जिस जहाँ से वो गुजर रहा होता है वहाँ के आसपास की चट्टानों को गलाना शुरू करता है, और उनको गला करके जितना भी उसके अंदर खनिज तत्व होते हैं उन सबको वो अपने साथ ला करके बाहर पटक देता है। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानों में हमें धात्विक खनिज मिलते हैं। अवसादी चट्टानें, देखो अवसादी चट्टानों में जितने भी जीवाश्म खनिज है ना, जीवाश्म खनिज ये अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। इसका एक एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है, वो है कोयला। देखो जीवाश्म खनिजों में, जीवाश्म किसे कहते हैं, जो जीवावशेष है, जीवावशेष, जैसे हम जीवा मतलब जीव, जीव मतलब जैविक, जैविक तत्व। अब आपको जैविक तत्व अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जैविक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो जैविक तत्व जैसे मनुष्य है और पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब जैविक तत्व कहलाते हैं। अब इनके नीचे दबने से, अगर ये नीचे दब जाते हैं, जैसे डायनासोर्स नीचे दब गए थे जुरासिक काल के अंदर, अगर हम बात करें तो डायनासोर्स नीचे दबे थे, उसी समय बहुत बड़ी तबाही हुई थी, पेड़ पौधे थे वो नीचे दब गए थे, बिल्कुल पूरी प्रकृति जो है वो नष्ट हो गई थी। तो वो जब नीचे दब गए पेड़ पौधे, तो उन पेड़ पौधों के नीचे दबने के बाद क्या हुआ कि अगर वो लंबे समय तक दबे रहे नीचे की ओर, तो देखिए उनसे सबसे पहले क्या बनेगा, जैसे एक लकड़ी है, एक लकड़ी है, इस लकड़ी के अंदर, लकड़ी कहाँ से आई अपने पास में, पेड़ से आई, पेड़। तो एक पेड़ है, पेड़ नीचे दब गया। अब उस पेड़ के अंदर होता क्या है, देखिए जरा, इस पेड़ में जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। इस पेड़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो और इसी के साथ आप देखेंगे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ ये CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। CO2 को लिया और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ देखते हैं, देखो ये हमारे पास में पेड़ है और ये क्या करता है, CO2 को लेता है और O2 को छोड़ देता है। अब आपने ये पढ़ा है, आपको पता है इसके बारे में, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो उसने CO2 को ग्रहण किया था तो उसमें से O2 को तो रिलीज कर दिया, तो C कहाँ गया, जो ये C है ये कहाँ गया। यानी उसने CO2 को ग्रहण किया, उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में O2 को रिलीज कर दिया, तो ये C कहाँ गया। और जो हमारा जो मनुष्य है, जो मानव है ये क्या करता है, ये O2 को ग्रहण करता है और ये CO2 को रिलीज करता है, CO2 को रिलीज करता है, मनुष्य इसको छोड़ता है। तो मनुष्य के पास में ये C कहाँ से आया, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि यहीं से हमारी जो कोयले से हीरा बनाने की जर्नी जो है यहीं से शुरू होती है। देखिएगा कि देखो इसके पास में, पेड़ के पास में ये ताकत होती है कि ये यौगिक को अलग कर सकता है। तो यौगिक क्या है, CO2 यौगिक है, ये किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है। तो इसने क्या किया, कार्बन को अपने पास रखा और O2 को वापस रिटर्न कर दिया।
अब ये पेड़ पौधे, यानी मैं खाली पेड़ का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन पेड़ पौधे और जितने भी शाक सब्जियाँ होती हैं, सब हरी सब्जियाँ क्यों आपको कहा जाता है खाने के लिए? क्योंकि उन हरी सब्जियों के अंदर क्या होता है? सी, यानी कार्बन की मात्रा होती है, और हमें उस कार्बन की मात्रा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम O2 ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं, यानी हमारे अंदर जो भी कार्बन है हम उसे छोड़ रहे हैं। तो अगर हम कार्बन छोड़ रहे हैं, बार बार को छोड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर कार्बन की कमी हो जाएगी। इसीलिए उसको पूरा करने के लिए हमें हरी सब्जियों खानी आवश्यक होती है, वरना सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हम हरी सब्जियां खाते हैं, तो हमारे पास में उन हरी सब्जियों के अंदर जो कार्बन होता है वो हमारे पास में आ जाता है। तो जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हमने O2 को लिया और CO2 को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर भी C होता है और पेड़ पौधों के अंदर भी कार्बन होता है। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो हमें भी पानी की आवश्यकता है और पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता है। H2O, तो इसके पास में भी क्या होता है? H2O होता है, ठीक है, H2O, यानी इसी से बनता है। ये जो H2 है, इसमें मतलब जल इसके अंदर है, जल भी है और कार्बन भी है। क्लियर? तो जल जो है वो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो ऑक्सीजन के अणु तो अलग हो गए, इसका मतलब हाइड्रोजन उसके अंदर रह गई है। तो हाइड्रोकार्बन ये क्या बन जाएगा? इसके अंदर क्या स्टोर रहेगा? तो हाइड्रोकार्बन इसके अंदर स्टोर रहेगा। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि जब ये पेड़ पौधे नीचे दब जाएंगे, नीचे दबेंगे, तो इनके पास में C है और हाइड्रो है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन इसके अंदर है, तो C कार्बन की मात्रा है। अब ये पेड़ पौधे नीचे दबे रहे, बहुत लंबे समय तक दबे रहे, तो ये अपने अंदर ही, जैसे हम प्रेशर कुकर में सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते पकाते हैं, तो वो बहुत जल्दी पकता है। इसी प्रकार से इसके ऊपर दबाव आने की वजह से अब इसमें क्या होगा? बदलाव आएगा। तो बदलाव कैसे आएगा कि इसके अंदर जो भी जल की मात्रा है उसको वो रिलीज़ करेगा, अपने से दूर करेगा, हटाएगा। यानी अपने अंदर जो नमी है ना, जो हरा पौधा जो नीचे दब गया था, उसमें जो नमी होती है वो नमी उसमें से निकलेगी। तो वो नमी कैसे निकलेगी? गैस बन करके उसमें से निकलेगी। लेकिन अब ये गैस जो है, क्योंकि ये नीचे दबा हुआ है, ये नीचे क्या है? ये दबा हुआ है, ये भूमि है, ये धरातल है हमारे पास में, धरातल, तो धरातल है, ये बहुत नीचे दबा हुआ है, तो गैस बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए उतने से एरिया में जैसे जैसे वो सिकुड़ता जाएगा, मतलब अपने से गैस रिलीज करता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, तो उससे क्या होता जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किसकी मात्रा बचेगी? उसके पास में कार्बन की मात्रा बनेगी। तो इसी कार्बन से क्या बनेगा हमारे पास में? कोयला। इसी से क्या बनेगा? कोयला बनेगा। तो सबसे पहले बनेगा पीट कोयला। जब कार्बन की मात्रा कम होगी तो उसे पीट कोयला कहेंगे। और जैसे ये दबा रहा, नीचे दबा रहा, तो पीट कोयले के बाद में कौन सा बन जाएगा हमारे पास में? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला बन जाएगा। लिग्नाइट कोयले की बाद में कौन सा बन जाएगा? बिटुमिनस कोयला बन जाएगा। बिटुमिनस के बाद में हम बात करते हैं, मतलब और गैस रिलीज होगी, तो अब किसकी बारी आ गई? एंथ्रेसाइड कोयला बन गया, ठीक है, एंथ्रेसाइड कोयला हो गया। अब अभी भी इसके अंदर जो गैस है वो निकलती रहेगी और ये बिल्कुल शुद्ध कार्बन बन जाएगा। तो शुद्ध कार्बन बन जाएगा तो आ जाएगा ग्रेफाइट। क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट बन जाएगा। और ग्रेफाइट के बाद में अंत में हम जो यहाँ पे देखेंगे, ग्रेफाइट के बाद में जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। तो ये कब बनता? ये बहुत गहराई में, यानी हीरा जो बनता है वो बहुत ही गहराई में बनता है। इसीलिए इस हीरे का खनन करना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि इतनी गहराई तक हम उसका खनन नहीं कर पा रहे हैं। और विश्व में और भी जो देश हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो सोच रही हैं, उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको इतनी गहराई से खनन करेंगे तो जो इसका खनन में खर्चा आ रहा है, तो उस खर्चे से उन्होंने क्या किया? उन्होंने लैब के अंदर ही हीरा तैयार करने का तरीका अपना लिया है। उन्होंने लैब के अंदर ही हीरा तैयार कर लिया है। तो आजकल जो आपको मार्केट में जो हीरा मिलेगा वो ये प्राकृतिक हीरा नहीं होगा, वो एक कृत्रिम हीरा होगा जो लैब में तैयार किया गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक हीरा निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही गहराई में मिलता है, इसीलिए। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि कोयले से हीरे तक की क्या जर्नी रही है इस प्रकार से। और जो ये इसमें से गैस रिलीज हुई है, तो वो गैस भी प्रेशर की वजह से वो भी इकट्ठी रहेगी, एक ही जगह पे रहेगी। तो उस गैस से भी क्या रहेगा? जलवाष्प, यानी जैसे जलवाष्प बनता है, जैसे यहाँ से जलवाष्प हुआ, वाष्पीकरण हुआ, तो ऊपर जा कर के
बादल बने तो उनमें क्या हो गया, वर्षा हो गई, तो वो जो वर्षा है, इसी प्रकार से इसी गैस से क्या बन जाएगा, प्राकृतिक तेल बन जाएगा, प्राकृतिक तेल। यानी इसी से हमें, जहाँ से हमें कार्बन कोयला मिल रहा है वहीं से हमें प्राकृतिक गैस मिलेगी, और प्राकृतिक तेल भी हमें, खनिज तेल हमें वहीं से मिलेगा। यानी जीवाश्म खनिज जो हैं ये हमें कहाँ से मिलेंगे, अवसादी चट्टानों से मिलेंगे। और इस प्रकार से कायांद्र चट्टानें जो होती हैं वहाँ से हमें अधात्विक खनिज मिलते हैं। और इसी के साथ साथ में जो हीरा है वो भी एक अधात्विक खनिज है। क्या है ये, एक हीरा जो है वो क्या है, एक अधात्विक खनिज है। क्लियर। इस प्रकार से ये हमारे पास में थे खनिजों के बारे में। हीरा है, हीरे के अलावा संगमरमर है, संगमरमर, ग्रेनाइट, गिया पत्थर, इमारती पत्थर, ठीक है। ये जो जितने भी पत्थरों के बारे में आप देखते हैं, पायराइट है और एस्बेस्टोस जो है, तो ये सब चीज़ें जो है, जिप्सम है, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है, इसमें धातु की मात्रा नहीं होती। अणुशक्ति की बात करें तो यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, ठीक है, ग्रेफाइड है, ठीक है, ये किस किस में जाएगा, ये सब अणुशक्ति में जाएंगे। जीवाश्म खनिजों में कौन आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा और गैस आ जाएगी, प्राकृतिक गैस आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास में खनिजों के प्रकार, और इस प्रकार से हमने इसे देखा है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रत्येक खनिज जो हमारे इंपॉर्टेंट खनिज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के चैनल के सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाएं। इसके साथ ही वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें।